हेलो क्लास 11th वालों। तो आइए आज मैं आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 की भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बताता हूं। फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग हैं पेपर को कितने नंबर का करके आए हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर यानी कि प्रश्न नंबर 1। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके उत्तर जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। ये काफी घुमावदार प्रश्न आए थे तो बच्चे चकरा गए हैं कि अरे यार इनके आंसर कैसे देने हैं, जबकि वो थे बहुत ही सिंपल। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है, तो ये तो सिंपल है। मूल राशि क्या है? ताप है, ठीक है। ये तो आपने सही लगाया होगा। ये वाला देखिए, दूसरा वाला ये है संख्याओं इतने इतने और इतने का योग उपयुक्त सार्थक अंक में है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा वाला 663.8। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, जो दशमलव तक सबसे जो दशमलव के बाद जो सबसे कम अंक है वो 1 है, इसलिए दशमलव के बाद भी इसमें एक ही अंक सार्थक अंक में आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा 663.8। अगला क्वेश्चन है वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं। कभी भी ये लंबवत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि समय बढ़ते जाए और जो वेग है वो बिल्कुल भी ना बढ़े, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो लंबवत नहीं होगा। यानी कि ऐसा है कि समय है वो वो स्थिर है और जो वेग है वो ऐसा बढ़ते जाएगा। लंबवत कब आएगा? जब है वो वेग ऐसा बिल्कुल होगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वेग है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा और समय है वो इसी पॉइंट पर रहेगा। टी ऐसा कभी नहीं हो सकता, समय भी साथ में बढ़ेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं। घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। इसका राइट आंसर तीसरा वाला हो जाएगा पाई बटे 30 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। रेडियन पर सेकंड, क्योंकि देखिए जो सेकंड की सुई होती है उसके द्वारा जो टोटल कोण है वो 60 अंश का बनता है, और जो टोटल कोण है वो कितने डिग्री के होते हैं? 360 के। तो अगर अपन लोग 360 यानी कि 2 पाई 360 बटे 360 का मतलब क्या होता है? 2 पाई। आप लोग ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 360 बराबर होता है कितना? 2 पाई। अब 2 पाई में अपन लोग 60 का भाग दे देंगे तो ये कटने के बाद आ जाएगा पाई बटे कितना? 30। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? ये तीसरा वाला। अगला है लिफ्ट के अचानक टूट जाने पर उसमें खड़ा व्यक्ति स्वयं को कैसा अनुभव कराएगा, तो भारहीन। क्योंकि जितने नीचे से लिफ्ट जा रही होगी और उतने ही नीचे से उसके पाँव के नीचे का जो बल है वो भी जा रहा होगा, इसलिए हमें कोई भी बल का अनुभव नहीं होगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक कब होगा? विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तब किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है भाई साहब क्वेश्चन नंबर दूसरा, और ये क्या कहता है, आइए जल्दी से इसके आंसर्स को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, उचित शब्द के दौरान रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो आइए जल्दी से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होता है, तो घन का आयतन होगा 10⁻⁶ घन मीटर के बराबर, ठीक है। अगला समय के सापेक्ष वेग में वृद्धि को कहते हैं, तो वेग में वृद्धि को बोलते हैं भाई साहब त्वरण, और हो सकता है और अच्छे तरीके से बोले तो धनात्मक त्वरण, ठीक है। महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप का कोण कितना हो जाना चाहिए? 45 डिग्री। ये तो सभी को पता ही है। प्रक्षेप कोण ये और 90-a के लिए प्रक्षेप का मान रहता है समान, तो क्या रहती है भाई साहब? वो रहती है क्षैतिज परास। क्या रहती है? समान क्षैतिज परास। क्योंकि क्षैतिज परास के लिए जो साइन 2 थीटा का मान है, किसका मान है? साइन 2 थीटा का मान। ये भाई साहब क्षैतिज परास के लिए साइन, अरे भाई साइन 2 थीटा का या 2a का जो मान है वो चाहे हम a रख लें चाहे हम क्या रख लें 90 के ये दोनों ही कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाए क्षैतिज परास। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो क्या नियत रहता है उसका? रैखिक संवेग। क्या नियत रहता है? रैखिक संवेग। क्या नियत रहता है? रैखिक संवेग। किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति से ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है ऊंचाई पर। किस पर निर्भर करती है? ऊंचाई पर। और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि ऊर्ध्वाधर स्थिति। ऊर्ध्वाधर स्थिति, ऊर्ध्वाधर स्थिति ही क्या कहलाती है? ऊंचाई। तो चाहे आप ऊंचाई कह दो चाहे ऊर्ध्वाधर स्थिति। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के उत्तर। और क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या थे भाई साहब?
तो देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में थे हमारे सत्य असत्य। तो आइए जल्दी से सत्य असत्य को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। किसी मापन में मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। तो ये बात बिल्कुल कैसी है, सत्य है। मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि त्वरण का मान ऋणात्मक है तो निश्चित ही वस्तु की चाल कम हो रही है। तो ये असत्य बात है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये असत्य बात है। अगला, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के मध्य क्षेत्रफल वस्तु के त्वरण को दर्शाता है। तो ये बात भी असत्य है, त्वरण को नहीं दर्शाता है, वो दर्शाता है किसको, विस्थापन को। किसको दर्शाता, विस्थापन को। अगला है, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो ये बात बिल्कुल कैसी है, सत्य है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो ये बात कैसी है, बिल्कुल सत्य है। सदिश गुणन का जो सदिश गुणन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है। अगला है, किसी वस्तु का त्वरण उसके जड़त्व की माप है। तो ये कैसा हो जाएगा, असत्य। किसी वस्तु का जो त्वरण है उसके जड़त्व की माप नहीं है। ठीक है, जो जड़त्व है वो उसके द्रव्यमान की माप है। जड़त्व है वो किसका माप है, द्रव्यमान का, क्योंकि जिस वस्तु का जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। तो ये हो जाएंगे इनके आंसर। ठीक है, तो इसमें पहला और ये डी वाला है सत्य, बाकी के तीन कैसे हैं, असत्य। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, यहाँ पर सही जोड़ी मिलानी है। तो आइए जल्दी से हम लोग सही जोड़ियों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मिला लेते हैं। ठीक है, तो आइए इस कलर से मिला लेते हैं। तो सही जोड़ी मिलाइए। देखिए तो जरा, एक समान वृत्तीय गति में नियत रहता है। तो एक समान वृत्तीय गति में नियत रहता है वेग का परिमाण। तो ऐसे तीर तो आपको चलाना नहीं है, ऐसे लिखना है ए। ठीक है, कार का मात्रक है, आपको पता ही है, कार का मात्रक होता है जूल। प्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहती है। तो दोनों संरक्षित रहती हैं, ये भी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है और रेखीय संवेग भी। घर्षण गुणांक का मात्रक है। तो भैया कोई भी मात्रक नहीं है, निरपेक्ष है। घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठवां। स्थैतिक घर्षण गुणांक अधिकतम कम होता है तो सीमांत अवस्था में, यानी कि ये हो जाएगा ई वाला, सीमांत अवस्था में ई वाला। ठीक है, प्रक्षेप गति में नियत रहता है। तो प्रक्षेप गति में नियत क्या रहता है भाई साहब, तो प्रक्षेप गति में नियत रहता है वेग। तो ये हो जाएगा एफ वाला, प्रक्षेप गति में नियत क्या क्या रहता है, वेग। तो ये तो होगी सारी सही जोड़ियों के उत्तर। अब आप लोग मुझे यहीं तक कमेंट करके बता दीजिए कि आपके कितने राइट आंसर आप लोगों ने लगाए हैं। ठीक है, और देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5 के उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर लिखना है। पहला है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किस स्थिति में कार्य ऋणात्मक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में, गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में। ठीक है, की विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में, ठीक है, ध्यान रखिए, गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में। पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान के एक कौर का नेट बल क्या होगा, तो नेट बल होगा 0। नेट बल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जितना बल उसके नीचे की तरफ लग रहा होगा तो पानी भी उस पर उतना ही उत्प्लावन बल लगा रहा होगा। तो जो कॉर्क है उसका भार और जो उत्प्लावन बल है उसका मान दोनों का बराबर हो जाएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा नेट बल 0। एक 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की वेग से उत्तर दिशा में गतिशील ट्रेन यात्री खड़े हुए को कितना वेग दिखेगा, यानी कि इतनी वेग से गतिशील ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है तो ट्रेन के बाहर स्टेशन पर खड़े व्यक्ति के लिए कितना दिखेगा, तो सेम ही दिखेगा ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला है, त्वरण एक समान होने की स्थिति में वेग समय ग्राफ कैसा होता है, तो सरल रेखीय। कैसा होता है, सरल रेखीय। ठीक है, बल के मात्रक मूल मात्रकों में परिभाषित कीजिए। जो न्यूटन है बल का मात्रक, उसको मूल मात्रकों में परिभाषित कीजिए। तो देखिए, बल का सूत्र यहाँ पर होता है क्या, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसका एक तो देखो मात्रक क्या हो जाता है, जो कि बल का मात्रक दिया गया है न्यूटन, एक तो ये हो जाता है। लेकिन वे मूल मात्रक में पूछें तो ये जो फॉर्मूला है उसके अनुसार मात्रक को रख देना है, जिसके द्रव्यमान का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। क्या हो जाएगा भाई साहब, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो द्रव्यमान की जगह पर मैं लिख दूंगा क्या, किलोग्राम। और त्वरण,
तो त्वरण के लिए यहाँ पर इनटू लगाऊंगा और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर या तो प्रति सेकंड का स्क्वायर लिख दो, या फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और मीटर और सेकंड की घाते -2। तो ये देखिए, ये केजी और मीटर और सेकंड ये सभी मूल मात्रक में हैं, तो इसलिए बल का मात्रक न्यूटन को मूल मात्रक में कुछ इस तरीके से या तो ऐसा लिख देंगे या ऐसा। तो ये हो जाएंगे सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। अब आप लोग यदि चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन नंबर 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में और इनके मेन क्वेश्चन का आंसर भी बताऊं और साथ में इसके अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर भी बताऊं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना है कि हाँ सर जी आप लोग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दीजिए। तो आपको तुरंत ही अगले कुछ ही समय में आपको इनके सारे सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बता दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आए हुए थे और आप लोगों ने अच्छे तरीके से किए ही होंगे, है ना। तो लेकिन यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो मुझे एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को इनके आंसर्स की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमने पढ़े नहीं होते हैं, अब पढ़े नहीं होते हैं तो हमें आंसर की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो इसलिए मैं तैयार हूँ, बस आप लोगों को कमेंट करना है। और तब तक के लिए चलता हूँ मैं, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।